जी, ग्रुप आई को मैंने अभी आपसे बोला था कि वो यस सर। स्टार्ट करेंगे यस सर रेहान। अपनी प्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्रुप आई में नेम में एक मतलब और कॉल कर दूं आपके सामने। शर्जील, अनस, उस्मान, रेहान, ग्रुप आई। यस सर। Assalamu alaikum. In the name of Allah, the most merciful and the most gracious, firstly, my name is Ahmed. And secondly, I'm thankful to my teacher who gave me the opportunity to give my presentation in front of you. And I'm also thankful to my classmates who are here to listen to me. Today, I'm going to serve you the presentation which is made by our group member, Sharjeel, Usman, Anas, and me. Our decided presentation topic is 7.8 billion rupees Ramzan package. Let's start from what is Ramzan. रेहान, आपकी आवाज़ बहुत तो स्लो आ जैसे रही कि है हम सब मुझे, और कोशिश करें कि टॉपिक को रिपीट करें दोबारा और माइक को करीब करें। बिल्कुल भी मुझे जो आवाज़ नहीं ठीक आ है रही है सर, आपकी। अब आ रही है सर? Okay, sir. Our decided presentation topic is 7.8 billion Ramzan package 2021. Let's start from what is Ramzan package. तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान का महीना हम सब के लिए मुक़द्दस और बाबरकत महीना है, जिसमें हम अपनी इबादत और रोज़ों का एहतमाम करते हैं। इसी तरह इस सिलसिले में हमारी गवर्नमेंट भी आवाम को रिलीफ देने के लिए सालाना बजट में से एक पैकेज को रिलीज़ करता है, जिसका नाम है रमज़ान पैकेज। इसलिए हर साल रमज़ान से पहले एक कमेटी को बुलाई जाती है जिसका नाम है इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, शॉर्ट फॉर्म ईसीसी है, जिसमें मुल्क के मुआशी उमूर पर बात की जाती है और उनके हवाले से डिफरेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, जिसमें आपका रमज़ान पैकेज भी आता है। इस कैबिनेट मीटिंग को हेल्ड करने वाला आपका फाइनेंस मिनिस्टर होता है। इस साल भी इस्लामाबाद में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने एक कैबिनेट मीटिंग को हेल्ड किया था, जिसमें बाकी इकोनॉमिक फंडिंग के साथ साथ रमज़ान के पैकेज का भी ऐलान किया गया। तो बेसिकली हमारे मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी एंड मिनिस्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रीज हमाद अजहर रमज़ान के पैकेज के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाते हैं और ईसीसी के मुताबिक बजट को रिव्यू करते हुए रमज़ान के पैकेज को आवाम के सामने पेश किया जाता है, जिसकी टोटल अमाउंट 7.8 बिलियन रुपीस अप्रूव की गई। अगर हम इस साल के रमज़ान पैकेज को कंपेयर करें पिछले साल से, तो हमारे पिछले साल का रमज़ान पैकेज 7.8 बिलियन रुपीस थी, जो इस साल होवर होके अगर हम पिछले साल के रमज़ान पैकेज को कंपेयर करें इस साल से, तो हमारे पिछले साल का जो रमज़ान पैकेज था वो उसकी टोटल अमाउंट 2.8 बिलियन रुपीस थी, जो इस साल होवर होके 7.8 बिलियन रुपीस तक जा पहुंचा। इसके बिहाइंड बेसिक रीज़न ये है कि हमारे पिछले साल से लेकर इस साल तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन रेट और ग्रोथ पॉपुलेशन रेट में चेंजेस आई है, जिनको फोकस में लाते हुए और बजट को रिव्यू करते हुए इस साल रमज़ान के पैकेज के अमाउंट में इंक्रीमेंट की गई। इस रिलीफ पैकेज में वो आइटम्स जिनकी प्राइसेस में चेंजेस आई हैं, लाइक हीट, फ्लोर, राइस, मिल्क, टी, शुगर, ऑयल, पल्सेस वगैरह शामिल है। पल्सेस से मुराद हमारी जितने भी दालें हैं वो। और रमज़ान पैकेज का यही मेन पर्पस है कि इससे आवाम को बेनिफिट और रिलीफ मिले। तो मज़ीद इसकी ऑब्जेक्टिव्स एंड प्राइस चेंजेस के बारे में मेरा पार्टनर शर्जील आपको एक्सप्लेन करेगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शरील मिर्ज़ा है और जैसा कि अपना रेहान भाई ने आपको स्टार्ट का पूरा रमज़ान पैकेज का इंट्रोडक्शन बताया। अगर हम आर्टिकल के सेकंड और थर्ड पॉइंट को देखें तो उसमें सेकंड पॉइंट में वो मेन ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर रहे हैं और थर्ड पॉइंट में जो पिछले साल को कंपेयर करके इस साल का जो हमारा था उसमें मेनली डिफरेंस की जो डिटेल थी, मतलब डिफरेंस में इतनी डिटेल क्यों वो
इतना डिफरेंस क्यों बताया, इसकी डिटेलिंग बताई गई है आर्टिकल, तो वो इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा। तो स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव से आते हैं। तो रमज़ान पैकेज का जो बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि लोगों को जिस कदर हो सके बेनिफिट प्रोवाइड करें। बेनिफिट जिन बेसिस पे कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते चीज़ें वगैरह रमज़ान में, तो उनको खाने पीने की अशिया और राशन वगैरह से प्रोवाइड की जाए। तो अब वो ये चीज़ें किस तरह प्रोवाइड करेंगे, तो इन बेसिस बिटवीन एक यूएससी इदारा है, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन, जो कि इन सब मतलब इन सब लोगों को ना वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होता है। ये बेसिकली एक चेन है। गवर्नमेंट रमज़ान पैकेज का फंड यूएससी को देती है और यूएससी फिर वही उसी फंड से उन लोगों की मदद करता है जो कि ज़रूरतमंद होते हैं। अब आगे मजीद जाए तो अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर, तो जैसे कि रेहान ने बताया कि लास्ट ईयर हमारा 2.8 बिलियन था और इस साल हमारा जो है वो 7.8 तक पहुंच चुका है। तो ये मेनली कोई 6 या 6.5 बिलियन का डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस की मेनली कुछ वजह अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी और कुछ बेसिक दूसरी वजह भी थी, जिसमें से एक मेन वजह ये थी कि गुड्स और जो दूसरी चीज़ों की प्राइस थी ना उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा आ गया था। और इस इजाफे की वजह से जो रमज़ान पैकेज की अमाउंट है वो भी गवर्नमेंट को इंक्रीज करनी पड़ी। तो बेसिकली ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, जितना जितना हमारी कमोडिटीज और गुड्स की प्राइस में इंक्रीज होगा उतना ही गवर्नमेंट को अपना रमज़ान पैकेज भी इंक्रीज करना पड़ेगा। और लास्ट ईयर कम्युनिटीज और गुड्स की प्राइस में जो चेंजेस आए थे उसके भी कुछ बैकअप पॉइंट हैं। जैसे कि लास्ट ईयर जब बजट हमारा 2020 जून के महीने में आया तो उसमें कमेटी जो फाइनेंस मिनिस्टर के हेडेड थी, वो फेल हो गई थी एसपीआई सरप्राइज प्राइस इंडेक्स की वीकली प्राइस मॉनिटरिंग करने में। तो हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को नहीं अंदाजा हो कि एसपीआई क्या होता है। तो एसपीआई बेसिकली एक वीकली इन्फ्लेशनरी इंडिकेटर है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज की चेंज इन कॉस्ट को मेजर करता है। और वो जो चेंज इन कॉस्ट को मेजर करता है जो कि इंडिविजुअल और वो परचेज करते हैं, इंडिविजुअल या हाउस होल्ड परचेज करते हैं। तो प्राइस मॉनिटरिंग की फेलियर और नाकामी की वजह सूबाई हुकूमत ने मार्केट में काम करने वाले माफिया पे लगा दी थी, जिसमें से पिछले साल एक खबर भी फैली थी कि मार्केट से जो शुगर है वो शुगर की काफ़ी शॉर्टेज हो गई थी। तो वो भी एक माफिया की बदौलत थी। माफिया बेसिकली ये करती है कि जब किसी गुड्स या कमोडिटीज़ की प्राइस में कमी होती है ना तो वो उसे इतनी बल्क क्वांटिटी में परचेस कर लेती है कि मार्केट में उसकी शॉर्टेज हो जाती है। तो पिछले साल भी यही हुआ था शुगर के लिहाज से कि उन्होंने इतनी बल्क क्वांटिटी में परचेस कर लिया कि शुगर जो है शॉर्टेज हो गई उसकी बहुत। तो यही वजह थी और इस शॉर्टेज की वजह से देर वॉज अ ह्यूज मिसमैनेजमेंट और सुबह हुकूमत फेल हो गई थी और उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि स्वीट और दूसरी जो कमोडिटीज़ हैं उसकी शॉर्टेज को डील कैसे किया जाए, और जिसमें कमोडिटीज़ की इंपोर्टिंग भी शामिल थी। अब आर्टिकल के जो सेकंड लास्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है उसमें बेसिकली यूएससी से और दो मेजर प्रॉब्लम जो एसोसिएट होते हैं चैनलिंग सब्सिडीज को चैनल करने में, वो डिस्कस किए गए हैं, जो कि वो आप आगे मेरा पार्टनर डिस्कस करेगा अनस। ठीक है शर्जील, नेक्स्ट कौन है अब? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अनस फरीद है। जी अनस। सर सर, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि माजी में यूएसटी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अनस फरीद है। सर, जैसे कि सर्जिल ने आपको बताया होगा, होप आप लोगों आवाज को स्लो पता है, आया होगा। जरा थोड़ा सा माइक सर करीब वो करें जो अपने। आखिरी सर वो जो आखिरी जो मसले हैं सर, जो मसले हैं सर, वो सर्जिल ने जो डिस्कस करने को कहा है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सर, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि माजी में यूएससी के जरिए चैनल को दो बड़े मसले पैदा हुए। सर, ये सब्सिडी होती क्या है, इसकी मैं आपसे छोटी सी डेफिनेशन डिस्कस करूंगा। अ सब्सिडी इज ए रिलीफ अमाउंट पेड बाय गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट इट्स पीपल। A subsidy is a benefit given to an individual business or institution, usually by government. सर, सब्सिडी जो गवर्नमेंट ने अदा करनी है यूएससी को वो मखसूस लोगों को ना दी जाए, बल्कि कोई भी आसानी से इसकी खरीदो फरोख्त में हिस्सा ले सकते। वजीर आजम ने इसी सब्सिडी के लिए एक सेल टीम बनाई। इसमें यह बताया कि सब्सिडी अकाउंट विच इज अराउंड 2 ट्रिलियन रुपीस पर एनम, 4.5% of GDP, 58% of current budget, including एहसास प्रोग्राम, नेशनल सेविंग्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। सितंबर 2020 में इसी टीम ने एक तरीक़ोकार वाज़ेह किया कि किस तरह यह सब्सिडी पावर, फूड और नेशनल सेविंग की मद में खर्च हो। ये एक अच्छा इकदाम है और हम इससे तवक्को
कर सकते हैं कि इस एग्ज़ाम से हम जिन जिन चीज़ों को सब्सिडाइज करना है, क्या करना चाहते हैं, उनको तेज़ी से और एक बेहतर अंदाज में कर सकें। सर आप जो एक आखिरी मसला है सर, वो आपसे उस्मान Thank you, Anas. Assalamu alaikum to all of you. I hope everyone is well and good. Sir, मेरे कैमरे का सर थोड़ा इशू है, रात को मेरे एक्सीडेंट हो गया था, तो उस वजह से मोबाइल की स्क्रीन जो है थोड़ी टूट गई है, तो कैमरे में क्लियर पिक्चर वगैरह नहीं आएगी इसमें। तो सर मैं ऑडियो में आपको प्रेजेंटेशन दे दूंगा। ओके, थैंक यू सर। I'm here to further proceed our presentation. Last but not at the least, my name is Mohammad Usman Rashid Rajput. जैसे कि यूएससी मैनेजमेंट यानी यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन और इसके स्टाफ ने माजी में बहुत सी अशिया बतौर अतिया दी है। मिसाल के तौर पर चीनी की ज़्यादा मिकदार बहुत सी प्राइवेट बेकरी और होटल्स को दी है, जिसे इन इदारों ने स्टोर भी कर लिया है। मज़ीद देखा जाए तो कंज्यूमर जो इन अशिया के इस्तेमाल के मुस्तहिक हैं, इन्होंने हालिया में ये कंप्लेन की है कि गंदम का आटा जिस गवर्नमेंट कंट्रोल प्राइस पर बेचा गया वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि इस तरह सही से ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें हासिल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से एक इंसानी सेहत पर बुरे असरात पड़ सकते हैं। और इस पर मजीद ये सितम के बजट में 160% नुमाया इजाफा हुआ है। बजट में ये तब्दीली आम तबके की पहुंच से बाहर नजर दिखाई देती है। देखा जाए तो लास्ट फ्लैसी एयर में 212% का संगीन इजाफा बजट में हुआ है, जो बहुत संजीदा मामला इख्तियार कर गया है। अगर फ्लैसी एयर हर बार इस तरह के बहरान का बजट देता रहेगा तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं कि किसी भी मजदूर तबके या कम आमदनी वाले अफराद के लिए ज़िंदगी गुजारने वाली अशिया खरीदो नोश तक रसाई हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस तरह ह्यूमन कंजप्शन बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो जाएगी। ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। इस टॉपिक पर प्राइम मिनिस्टर और इकोनॉमिक लीडर को संजीदगी से गौर करना होगा और इन तमाम फैक्टर्स को भी मद्देनजर रखते हुए इस पर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और बजट की प्रॉपर मेजरमेंट की सख्त जरूरत है, ताकि हमारे मुल्क से माली बहरान पर काबू पाया जा सके और ह्यूमन कंजप्शन भी अच्छी तरह से हर अफराद की फुलफिल हो जाए और गवर्नमेंट कंट्रोल प्राइस इस तरह से डिज़ाइन और तरतीब दी जाए कि हर अशिया की खरीद हर तबके के अफराद के लिए आसान हो जाए। That's all for my side. Thank you so much. ठीक है मोहम्मद उस्मान। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप जे, आयशा नाज, महानूर, जरियाब, सुभान। ग्रुप जे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, स्टार्ट करें। सर मेरा नाम आयशा नाज है और हमारा आज का टॉपिक है IMF रिलीजेस $500 मिलियन अंडर EFF टू पाकिस्तान। तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि IMF है क्या। IMF का इदारा 1949 में बनाया गया। 1929 से लेकर 1930 के दरमियान जब USA में ग्रेट डिप्रेशन आया, ग्रेट डिप्रेशन में ये था कि USA की मार्केट क्रैश कर गई थी और फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, जिसकी वजह से उसकी पूरी दुनिया के साथ लेन देन रुक गया था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक गई थी और बिजनेस बंद हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया था और जो कंट्री USA के साथ ट्रेडिंग करता था, बिजनेस लेन देन करता था, उसकी भी GDP और इकोनॉमी पर असर हुआ। तो जब ये स्टेबल हुआ तो इस पर पूरी दुनिया ने बैठकर बात की, तो स्पेशली USA ने काफ़ी कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद ये एक इदारा कायम हुआ जिसे हम IMF कहते हैं। इसके अंदर 190 कंट्रीज के मेंबर ऐड हैं और हर कंट्री अपने GDP, अपनी इकोनॉमी, अपने बजट के मुताबिक इस इदारे को पैसे देती है, जो कि वो अपने पास सेव कर लेता है। जब भी किसी कंट्री को ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, तो वो IMF उसे कुछ इंटरेस्ट रेट रखकर लोन देता है ताकि वो दोबारा स्टेबिलिटी में आए। और IMF के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट USA की है और इसलिए उनके पास सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट्स हैं। इसके बाद चाइना, जापान, इंडिया आ जाते हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स सबसे ज़्यादा है। अब इसके बाद आगे सुभान कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। ठीक है,
नेक्स्ट सुभान। सर टॉपिक का नाम ये था कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को के तहत $500 मिलियन जारी कर दिए। अब पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि एसडीआर क्या है। माइक करेक्ट करें, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है आपकी। जी सर, आईएमएफ ने पाकिस्तान को ईएफएफ के तहत $500 मिलियन जारी कर दिए। अब एसडीआर क्या है? एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट से ये आईएमएफ की एक यूनिट है, यानी कि एसडीआर एक फंड का नाम है। एसडीआर को आईएमएफ ने 1969 में मुतारिफ करवाया और एसडीआर के अंदर टोटल 5 करेंसी से, यानी कि जो आईएमएफ कर्जा देता है वो इन 5 करेंसीज के अंदर अंदर देता है। एसडीआर के अंदर जो करेंसीज हैं वो यूएस डॉलर है, यूरो है, चाइनीज युआन है, पाउंड्स है, जापानीज युआन है। और एसडीआर को तकरीबन हर 5 साल बाद रिव्यू करते हैं। और इसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जरिए 3 जुलाई यानी सन 2019 को एसडीआर के लिए पाकिस्तान को 39 माह की मंजूरी दी गई थी और तकरीबन 4.26 बिलियन इन मंजूरी के वक्त तकरीबन $6 अरब या कोटे का 210% था। प्रोग्रामर्स का मकसद ये था कि पाकिस्तान की पॉलिसी की हिमायत करना है ताकि मुईशत की मदद की जा सके और ज़िंदगी और मुईशत को बचाया जा सके। जबकि मौजूदा दौर में कोविड-19 में वबाई अमराज और जैसे कि पाकिस्तान कर्जे वगैरह में डूब चुका है, या उसको और मुलाजमत के मौके को की बुनियाद रखना है और साख्ती इस्लाहात को आगे बढ़ाना है। अब आईएमएफ के मुताबिक इस तरक्की से तमाम पाकिस्तानियों को फ़ायदा होगा। अब ये जो मंडे गुजर चुका है 6 जून को, वज़ीर ख़जाना जो कि पाकिस्तान के हमाद अज़हर है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुईशत इस साल की पेशगोई से तेज़ तर तरक्की करेगी और इन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि अगले माली साल में पाकिस्तान की तरक्की का हदफ हम 4% से ज़्यादा रखेंगे। यानी कि इस साल 4% रखा गया है और उससे जो यानी कि 2022 में हमाद अज़हर का ये कहना था कि 4% से मुईशत का जो टारगेट होगा तरक्की का, वो हम 4% से ज़्यादा रखेंगे। और इसके बाद अब आपको ज़रिया बताएंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज मानू रीसा खान। सर सुभान के बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ। आईएमएफ का कर्जा कैसे बहाल हुआ? आईएमएफ का कर्जा बहाल हुआ, इस पर कुछ कड़ी शराइत हैं, जो ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान की मैशियत के लिए करना बहुत जरूरी है, लेकिन वो मुश्किल है। देखते हैं कि ये कर्जा किन शराइत पर बहाल हुआ। पहला ये कि स्टेट बैंक की इकोनॉमी है, स्टेट बैंक की इकोनॉमी को मुंसलिक किया जा रहा है इन्फ्लेशन के साथ। इन्फ्लेशन की हदें कहाँ तक रहेंगी? स्टेट बैंक को इकोनॉमी देकर ये आज़ादी दी गई है कि वो पाकिस्तान की मईशत के साथ जो मर्जी फैसला करे, जैसी भी पॉलिसियां ले है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि जैसे कि हमारे बहुत से और इदारे हैं जो खुद मुख्तार हैं फैसला करने में, जैसे कि कोर्ट और इलेक्शन कमीशन आज़ाद है, इसी तरह स्टेट बैंक को भी ऑटोनॉमी दी गई है अपनी फैसला करने में। इसके बाद जो दूसरा बात इसमें है सर्कुलर डेब्ट पे। पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर है, यानी तवानाई, जो इस पे जो सर्कुलर डेब्ट है वो 2.5 ट्रिलियन रुपये है।
इसी वजह से करंट इकोनॉमी पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो इसकी डोमेस्टिक में इसकी प्राइस बढ़ा दी जाती है, और अगर कम होती है तो इसकी प्राइस कम कर दी जाएगी। IMF ये कह रहा है कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो आवाम को बर्दाश्त करना ना पड़े, इसीलिए हमें करंट स्ट्रेटजीज लानी होगी, और वो करंट स्ट्रेटजीज सब्सिडीज के ऊपर होगी। जो लोग ये कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते उन लोगों की हेल्प करें सब्सिडीज के जरिए, और डाटा कलेक्शन करें। जो लोग ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, इनको सब्सिडी अदा की जाए। इसके बाद जरिए आप कंटिन्यू करेगा सर। जी जरियाब। माइक तो ऑन कर दरियाब। हेलो आ रही है? हाँ माइक को करीब कर ले Basically, ताकि sir- आवाज क्लियर आ जाए। जरियाब। बेसिकली सर आज मैं कुछ 3 चीजें डिस्क्राइब करूंगा कि आईएमएफ की जो इनकम है वो कहाँ से आती है और इसका पैसा इसके इन्वेस्टर्स कौन होते हैं और इसकी पॉलिसी क्या है, बेसिकली जो इनकी मतलब कर्जा देने की पॉलिसी क्या है। तो बेसिकली आईएमएफ किसी भी मुल्क के जब मार्केट क्रैश करती है, जब उस मुल्क को फाइनेंशियली सपोर्ट की जरूरत है, फाइनेंशियली टीका देने की जरूरत है, तो उस वक्त जो है ना आईएमएफ अपना किरदार अदा करता है। जैसे कि पाकिस्तान को हाल ही 2018 में जब उसकी मार्केट क्रैश कर गई थी इमरान खान की हुकूमत में आते ही, तो उसमें आईएमएफ ने उसको सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आईएमएफ किसी मुल्क को कर्जा देने से पहले उसके मुल्क के फाइनेंशियली अकाउंट्स पढ़ता है, फाइनेंशियली उसको स्टडी करता है, देन उसके बाद वो उसको शरायत बताता है कि ये चीज आप चेंजेस करें, देन आपके मुल्क में बेहतरी आपकी जो है ना वो जीडीपी बढ़ेगी। तो वो अभी जब से आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्जा दे चुके हैं उसके बाद से ना के आया पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक मार्केट है वो मतलब स्टैंड अप हो गई, बल्कि बहुत ही कॉन्फिडेंस में आ गई है। तो ये एक अच्छा स्टेप है। अब इनकी जो शरायत है, जैसे कि आपको उसने मानूर ने बताया कि बहुत सी शरायतें ऐसी हैं कि जो हमारे फायदे की हैं और बहुत सी हमारे फायदे की नहीं है, जिसमें क्योंकि आईएमएफ की जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वो अमेरिका से आती है, क्योंकि अमेरिका और आईएमएफ का जो सबसे मेन रोल यही होता है कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की जो कंट्रीज हैं उनको मफाद पहुंचाया जाए। जो पाकिस्तान और चाइना के सीपेक का मंसूबा हो रहा था उसके रिलेटेड जरा उनको डिटेल्स चाहिए थी, जिसकी वजह से पहले पाकिस्तान ने उनको इनकार कर दिया, लेकिन बाद में पाकिस्तान के पास कुछ चारा नहीं था तो वो उनसे डिस्कस उन्होंने किया। अब वो अमेरिका जो है ना वो जो पाकिस्तान और चाइना की सीपेक की डिटेल लेके उसको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करेगा। और अब जो ये कर्जा $500 मिलियन पाकिस्तान को मिला है, इससे ना कि पाकिस्तान में मतलब फाइनेंशियली बहुत उसको हेल्प मिली है और इंशाल्लाह आगे भी बहुत हेल्प मिलेगी। बस यही है। यहाँ कंप्लीट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर अच्छे थे। ग्रुप एल में है अनफाल अरशद, उरीबा, अलिशबा, इकरा खान। सर आवाज क्लियर है? थोड़ा सा माइक करीब कीजिएगा ताकि आवाज क्लियर आ जाए। अब ठीक है? जी जी। Okay. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. My name is Salishba Nadeem and today we are here to present our presentation and our topic is education. Okay, so first of all, I just want to define a little bit about education. That's why education is important in our life. So education is a gateway to success, and success can only be achieved when we have good manners, when we have skills and a bundle of knowledge. Here I am showing my opinion. I believe that education is the only way, I repeat, the only way which can tell us the right path, which can show us that how to lead and how to utilize our life in the proper way. After that, I just want to tell you guys the main problem of Pakistan, that which is the problem Pakistan is facing right now.
Pakistan is challenging to ensure all the children should stay and learn in the schools, while enrollment and retention rates are improving, and progress has been slowed down in the education indicators of Pakistan. Okay, an estimated 22.8 million of children are out of school. Their age is 5 till 16. They are not getting their education, and recently Pakistan has become the second largest country in the out of number of schools, out of number of children, for representing 44% of the total population in this age group. In 5 till 9 age group, the 5 millions of children are out of schools, and after primary education sector, the number of out of school children doubles with 11.9 million, and between 10 till 14 age group, the number of they are not getting their formal education. In Sindh, let's talk about the Sindh and Balochistan. In Sindh, 52% of children are out of schools, from which 58% are girls, and the remaining ratio are boys. And in Balochistan, 72% of girls are out of school. At the end, I just want to highlight that how many of them are taking education and how many of them are out of school gender-wise form. Nearly 10.7 million of boys and 8.6 million of girls are taking their education, and 3.6 million of boys and 2.8 million of girls are not even getting their education in a proper way. After that, my next partner will be define the remaining presentation of our group. Thank you so much. Good. ठीक है, next. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सुरेबा। आवाज आ रही है ना? जी जी, आवाज आ रही है, बोले। ठीक है, तो आगे से मैं कंटिन्यू करी। और लिशपा ने आपको बताया था, इसके बाद है कि जितनी भी तालीमी सतह हैं उनकी खिदमत की फरहमी में जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला फ़र्क है वो तालीम की रसाई यानी तालीम की पहुँच जो सबसे ज़्यादा रुकावट है। जैसे समाजी सकाफ़ती मुतालबा या माशी अवामिल से हम देखें तो इन सब में मुश्तरका रुकावटें हमारी स्कूल की दस्तयाबी है। ख़ास तौर पर जो नौ उम्र लड़कियां हैं उनमें कुछ पसमानदा ग्रुपों यानी जो बचा हुआ ग्रुप है वहाँ तक रसाई बाकी रखने में बहुत ज़्यादा रुकावट पैदा हो रही है। तो जो काबिल एतमाद डेटा सिस्टम है उसको मौजूद रखने के लिए स्कूल के बच्चों की कमी को रोकने के लिए मॉनिटरी निगरानी के इक़दाम को अब भी एक चैलेंज है। अगर हम सिस्टम की सतह पर देखें तो ना काफ़ी माली मदद और हिकमत अमली के वादों का जो महदूद निफाद अमल दरामद है उनमें चैलेंजों से ज़्यादा जो पसमानदा अफराद है उन तक पहुंचने में रुकावट है। तालीम में हौसला अफजा जो इजाफा है उसका बजट का मुशाहिदा किया गया तो उसका 2.8 बजट है, जबकि हमारे पास कुल GDP अब भी 4% हदफ से कम है। ठीक है, इसके बाद से आपको सॉल्यूशन इकरा बताएगी। ठीक है, थैंक यू। ठीक, इकरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बोले। इकरा रिपीट करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से कनेक्टिविटी इशू है शायद। सर अब आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। First of all, I want to define little bit about UNICEF. UNICEF stands for United Nations International Children Emergency Fund. The chairman of UNICEF is Henrietta H. Ford, and the headquarters of UNICEF is in New York. UNICEF works over 190 countries and areas to save the life of the children, to defend their rights, and to fulfill their needs and necessities from early childhood through adolescence. Now I want to give the solution of those problems which is discussed by Alishba and Oreba. First of all, in order to accelerate or faster up the progress and equitable expansion of quality education, UNICEF supports the government of Pakistan
to significantly reduce the number of out-of-school children. The government at pre-primary, primary, and lower secondary education level. The government of Pakistan is trying or efforting to reduce the number of out-of-school children. As Alishba told that Pakistan is the second largest country where the 22.8 million of the students are out of school and their ages are 5 till 16, which is the 44% of the population of Pakistan. So the government of Pakistan is efforting or trying to reduce that number, and UNICEF is supporting the government of Pakistan. On the other hand, our education program is trying to improve or to provide early childhood education to our children. From that, our young children would ready for learning to get education, and school readiness will also increase and improve. On the other hand, provide quality alternative pathways at basic education level. Nurturing of school community linkages with each other to improve enrollment on time, to reduce dropouts, and to ensure the completion and transition for all students. At system level, we are contributing to be more equitable focus at system level, we are contributing to be more equitable focus for provincial sector planning to make our budget strong, strengthening data, and make an evidence-based policy advocate. Now, early childhood education. Investment in quality early learning and pre-primary education institution. So our young children would ready for education, and it is very cost-effective, and there is a very beneficial to improve enrollment on time. There is a benefit of early childhood education for those children who are poor and vulnerable childs. Vulnerable childs are those who need special attention and support because of age, disability, or abuse of neglection. Now, given limited reach time and inequities, lack of fairness in the provision of pre-primary education institutions. Pakistan is increasingly recognizing the early childhood education as a policy priority, and several provinces have already developed early childhood education plans, standards, and policies. Now, alternative learning pathways. Many models exist for alternative learning pathways, but they are still scattered, means disorganized and limited in scale. UNICEF is addressing the issue of out-of-school children through studies and supporting and UNICEF is addressing the issue of out-of-school children through studies and supporting provincial sector plan development and development or reviews of non-formal education. And direct program implementation means to start using a program or a system. This experience now provides the evidence, know-how, the momentum of UNICEF to support both governments, federal and provincial government, broadening with ALP within education system to bring out-of-school children into primary education with a specific focus on adolescent girls. Now, Anfal will continue. Thank you. Assalamualaikum. My name is Anfal Arshad and I am here to present my presentation as my group members discussed many things about our article. Now I want to discuss about school community linkages. Social culture demanded side barriers combined with social factors, economic factors together drive education deprivation for certain groups, particularly girls. These barriers are further improved by a lack of parental awareness of early learning, importance of on-time enrollment, and lack of social protection schemes. UNICEF is therefore forecasting more closely on the obstacle to on-time enrollment, retention, completion, and transition. Next is equity in education. Equity in education is a measure of achievement, fairness, and opportunity in education. Equity-based investments by government continue to the key way to ensure education systems include the most disadvantaged girls and boys, considering insufficient and ineffective allocation by decision making on reason behind selection of the topic or article is that we all know about the lack of education, that
that the lack of education is one of the main problems which affect Pakistan's economy, because at around 22.8 million out of its schools and unable to get a proper education problem, the rate of unemployment and poverty are automatically increases day by day. Pakistan will not have a uneducated, because a country economy become more productive when their workers are educated. Capital, similarly, and investment to the economy. One said, education is more powerful weapon which you can use to change the world. Thank you, everyone. जी कंप्लीट होगा इनफाल की? ठीक है, फिर मीटिंग का टाइम भी एंड हो रहा है। अब हमारे पास जो हैं 2 ग्रुप्स रह गए हैं और उसमें हमारे पास ग्रुप में हैं ग्रुप एम, फाइजा, मिसबा, राबिया, सिदरा, और ग्रुप ओ रह गया है सनिया, आतफा और इकरा। ठीक है, तो आप 2 ग्रुप्स की जो प्रेजेंटेशन होगी हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे और बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं क्लास के अंदर वो डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो लास्ट क्लास होगी और उसके बाद जो है आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहीं पे हम स्टॉप करते हैं फिर। नहीं, आज जो है टाइम भी एंड हो रहा है मीटिंग का। ठीक है, और वरना ले लेते एक कुछ हैं सर, जरूरी काम है वो करने हैं सर, वरना ले लेते। जी बोले सर। जो मैंने आपको टॉपिक दिए थे ग्रुप में, आप थोड़ा उसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में? आपने टॉपिक ग्रुप पे सेंड किए थे, दोबारा सेंड कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा। इसलिए कि लास्ट क्लास जो होगी आपकी, नेक्स्ट आपकी लास्ट क्लास होगी, उसमें जिसको जो जो पूछना हो, जितने हमने चैप्टर्स तकरीबन 6 चैप्टर्स पढ़े, एक चैप्टर और रह गया हमारा और बहुत छोटा सा चैप्टर है, वो शायद 15-20 मिनट में वो कंप्लीट हो जाएगा और 10-15 मिनट की आपकी प्रेजेंटेशन हो जाएगी, तो हमें अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो एक मीटिंग के अंदर 40 मिनट्स में यानी हम ये तमाम चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। आपकी जो मुझे पढ़ाना को पढ़ा देंगे, बाकी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। बाकी 2 जो हमारे पास वो होंगी, क्या कहते हैं, मीटिंग्स, उसमें हम जो हैं जो आपके क्वेश्चन होंगे उसको आंसर देंगे, यानी रिवीजन कर लेंगे एक तरह का। तो आप सब क्या करेंगे, ग्रुप में मुझे सेंड कर देंगे, यानी अभी नहीं करें, फिर वो ग्रुप में फिर वो इतने सारे क्वेश्चन अभी हो जाते हैं, फिर वो मिक्स हो जाता है सब कुछ। तो नेक्स्ट क्लास से पहले जो है मुझे आप एक दिन पहले तमाम क्वेश्चन जो भी है सेंड कर दिएगा, फिर मैं उसकी बेस पे जो है आपको तमाम चीज़ें यानी रिवीजन क्लास में रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, तो इसको यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं। बाकी इंशाल्लाह ऑनलाइन हुए हैं उनके पीडीएफ भी भेज जो भी दें जिसको सर। जो भी कंफ्यूजन है वो सब डिस्कस करेंगे हम क्लास के अंदर। जो क्लासेस ऑनलाइन, अच्छा, मैं जो क्लासेस आपकी ऑनलाइन ली हैं वो सबके सब आपको वीडियो लिंक पे मिल चुकी हैं और आपके पास है, कोई भी ऐसी क्लास नहीं है जो आपके पास नहीं हो अभी ऑनलाइन। सर आप अगर चैप्टर्स के पीडीएफ भी भेज दें तो। सॉरी, चैप्टर्स की पीडीएफ सर। पीडीएफ जब आपके वीडियो आ गई, पीडीएफ के क्या करेंगे आप लोग बताएं? सर भेज दें, उससे तैयारी कर लूंगा। बाद में फिर सर देखना होता है ना उसमें। अच्छा, फिर बार-बार चले मैं पीडीएफ भी सेंड करूं। कौन से चैप्टर से आपको सेंड करनी है पीडीएफ? सर 4-5-6 जी सर। चले मैं आजकल में सेंड करता हूँ। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह आजकल में। बाकी नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग टॉपिक्स रहेंगे वो कंटिन्यू करेंगे और जो मुझे पढ़ाने वो पढ़ा के उसको वाइंड अप करेंगे और रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हवाला